साल 1994 के दौरान इंडोनेशिया के जकार्ता में एक ऐसा दरिंदा घूम रहा था जिसके बारे में किसी को कानो कान खबर तक नहीं थी। वो शहर के बेघर और अनाथ बच्चों को अपना निशाना बनाता था, जिनके गायब होने पर न कोई मिसिंग रिपोर्ट दर्ज होती थी, न कोई उन्हें ढूंढने निकलता था और न ही किसी को पता चलता था कि वे लापता हैं। लेकिन उसकी हैवानियत यहीं खत्म नहीं होती थी। वो बच्चों की करता, उनके शरीर के टुकड़े करता और यहाँ तक कि उनके मांस को भी पकाकर खा जाता था, ठीक वैसे ही जैसे कोई साइड डिश हो। ये कहानी है रोबोट गैडेक की, एक ऐसे हैवान की कहानी जिसने बाहर से तो खुद को एक भिखारी की तरह दिखाया, लेकिन अंदर ही अंदर ऐसे अपराध किए जिन्होंने पूरे इंडोनेशिया को हिलाकर रख दिया। अब आखिर ये रोबोट गैडेक था कौन और उसने अनाथ बच्चों को ही अपना शिकार क्यों बनाया? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए लेट्स डाइव इनटू द ग्रिसली फाइल्स। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। लाखों लोगों की आबादी वाले इस शहर में रोज रंग बिरंगी चीजें देखने को मिलती हैं। कभी चमचमाती रोशनियां, कभी ट्रैफिक का शोर, तो कभी लोगों की अजब भीड़। लेकिन 1990 के दशक में इस भीड़ का एक ऐसा हिस्सा भी था जिस पर शायद ही किसी का ध्यान जाता था। हजारों अनाथ और बेघर लोग। उन हजारों की गिनती में कितने लोग नौजवान थे जिन्हें परिवार का सहारा नहीं था, कितने बूढ़े थे जिन्हें उनके अपने ही सड़क पर छोड़ गए थे, और कितने तो मासूम बच्चे थे जिन्हें शायद घर का असली मतलब तक नहीं पता था। दिन में ये सारे बच्चे सड़कों पर भीख मांगते फिरते थे। कभी वे गाड़ियों का शीशा साफ कर देते तो कभी होटल में बर्तन साफ कर दिया करते और बदले में मिलने वाले कुछ पैसों से किसी तरह अपना पेट भरते। फिर जब रात हो जाती तो जिसे जहाँ जगह मिलती वो वहीं सो जाया करता था। कोई पुल के नीचे, कोई फुटपाथ पर, तो कोई किसी बंद दुकान के नीचे। यहाँ तक सुनने पर शायद यह कहानी किसी आम अनाथों की लग सकती है, लेकिन असली समस्या तो कुछ और ही थी। इन बच्चों की न तो कोई फॉर्मल रजिस्ट्रेशन थी, न कोई पहचान और न कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड जिससे उन्हें पहचाना जा सके। यानी कल को अगर उनमें से अचानक कोई गायब भी हो जाए तो शायद किसी को उसकी भनक तक नहीं लगती। और यही बात एक दरिंदे के लिए सबसे बड़ा हथियार बन गई। 1994 से लेकर 1996 तक जकार्ता के अलग अलग इलाकों में बेघर बच्चों की लाशें मिलनी शुरू हो गईं। पहले एक, फिर दो, और देखते ही देखते कई बच्चे लगातार गायब होने लगे। ये लाशें ज्यादातर 9 से 15 साल की उम्र के लड़कों की थीं, सड़क पर रहने वाले ऐसे बच्चे जिनका कोई वजूद ही नहीं था। यही वजह थी कि जब वे गायब हुए तो किसी को उनके लापता होने का पता तक नहीं चला, और अगर किसी को पता चला भी तो न कोई मिसिंग कंप्लेन लिखाई गई और न ही कोई FIR दर्ज हुई। ऐसे में जिन विक्टिम्स की पहचान ही नहीं हो पाई उन्हें पुलिस ने मिस्टर एक्स के नाम से दफना दिया। जरा सोचिए, कितना बदनसीब है ये कि कोई बच्चा पूरी जिंदगी गुमनाम रहे और मरने के बाद भी उसकी पहचान कभी सामने ना आ सके। अब तक पुलिस को कुल मिलाकर 7 लाशें मिल चुकी थीं और 7 में एक बेहद डरावना पैटर्न था। उनके पेट को बुरी तरह से गया था। उनके शरीर से लेकर गुदे तक ऐसे घावों के निशान थे जो इस तरफ इशारा कर रहे थे कि उन्हें मारने से पहले उनके साथ क्रूर अत्याचार किया गया था। पुलिस ने अपराधी तक पहुंचने की हर संभव कोशिश की। गवाह ढूंढे गए, अलग अलग इलाके खंगाले गए और महीने बीतते बीतते साल में बदल गए, लेकिन अब तक पुलिस के पास न कोई ठोस सुराग था, न कोई सस्पेक्ट और न ही कोई कड़ी जो उन्हें उस हत्यारे तक पहुंचा सके। धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन लगभग ठप पड़ती जा रही थी और अब पुलिस का मनोबल भी टूटने लगा था। तभी जुलाई 1996 में पुलिस को 8वीं लाश मिलती है, एक और बेघर बच्चे की लाश। एक बार फिर से वही पैटर्न, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। इस बार कुछ लोग आगे आए और उन्होंने पुलिस को ऐसी जानकारी दी जिसने पूरे मामले की दिशा बदल दी। यही वो पल था जब इन्वेस्टिगेटर्स के सामने पहली बार एक नाम आया, सिस्वांतो। लेकिन सिस्वांतो ने उन बच्चों के साथ ऐसा क्यों किया? क्या उसकी पैदाइश ही एक दरिंदे के रूप में हुई या फिर हालात ने उसे ऐसा करने पर मजबूर किया? इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमें कहानी को थोड़ा पीछे ले जाना होगा। सिस्वांतो का जन्म 1963 में सेंट्रल जावा के बतांग में हुआ था। उसका परिवार बेहद गरीब था। पिता दूसरों के खेतों में मजदूरी करते थे, माँ घर चलाती थीं और घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि सिस्वांतो अपनी बेसिक एजुकेशन भी पूरी नहीं कर पाया। लेकिन गरीबी के बावजूद भी उसका बचपन पूरी तरह अंधकारमय नहीं था। सिस्वांतो एक मिलनसार और हंसमुख बच्चा था। वह लोगों से आसानी से घुल मिल जाता, सभी के प्रति सम्मान रखता और हमेशा सबकी मदद करने की कोशिश करता था। सिस्वांतो के माँ बाप ने गरीब होते हुए भी उसे भरपूर प्यार दिया और बदले में छोटा सिस्वांतो भी कम उम्र से ही परिवार का हाथ बंटाने लगा। वह घर घर जाकर कभी टॉफियाँ बेचता तो कभी कोई और छोटी मोटी चीज़ें। फिर उनसे जो पैसे मिलता उन्हें वह अपने परिवार की ज़रूरतें पूरी करने में लगा देता था। लेकिन उसकी ज़िंदगी में एक जख्म भी था
जो धीरे धीरे उसके भीतर गहराई तक उतरता जा रहा था। उसके उम्र के बड़े लड़के अक्सर उसके साथ बदसलूकी किया करते थे। वे उसे घेर लेते, उसका मजाक उड़ाते, उसका शोषण करते। वो छोटा था, कमजोर था, इसलिए वो उनसे अपना बचाव भी नहीं कर पाता था, और चूंकि उसे डर था कि वे लोग उसे पीट न दें, वह उन्हें मना भी नहीं कर पाता था। इसका असर ये हुआ कि समय बीतने के साथ उसका स्वभाव बदलने लगा। जो बच्चा कभी हर वक्त मुस्कुराता रहता था, वह अब चुप रहने लगा, लोगों से दूरी बनाने लगा और धीरे धीरे अपने ही भीतर सिमटता चला गया। उसके माता पिता ने जब ये बदलाव महसूस किया तो उन्होंने कई बार उससे कारण पूछने की कोशिश की, लेकिन सिस्वांतो ने कभी उन्हें अपने साथ हुई घटनाओं के बारे में नहीं बताया। समय के साथ जब वह बड़ा हुआ तो काम की तलाश में जकार्ता पहुंच गया, लेकिन पढ़ाई की कमी और गरीबी ने यहाँ भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। अनपढ़ होने के कारण यहाँ उसे कहीं भी कोई जॉब नहीं मिली, और इसका नतीजा ये हुआ कि वह यहाँ पर भी गरीब ही रह गया जैसे वो बचपन से था। हालांकि उसने हार नहीं मानी। उसने धीरे धीरे सड़कों पर गाना गाना शुरू किया, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाने सीखे और जैसे तैसे अपना गुजारा करने लगा। इसी दौरान उसकी दोस्ती कई अनाथ और बेघर बच्चों से हुई, शायद इसलिए क्योंकि वह खुद भी उनकी तरह संघर्षों से भरी जिंदगी जी रहा था। बच्चों के बीच रहते रहते उसके व्यक्तित्व का पुराना हिस्सा फिर से लौटने लगा, और अब वो एक बार फिर सबसे घुल मिलकर रहने लगा। हालांकि सिस्वांतो में एक खासियत थी जो उसे बाकी सबसे अलग बनाती थी। उसका सिर अनजाने में हिलता रहता था, और यही वजह थी कि उसके आसपास के लोगों ने उसका नाम रोबोट गेडेक रख दिया, यानी एक ऐसा इंसान जो रोबोट जैसी हरकतें करता हो। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन उसी दौरान सिस्वांतो के साथ बड़े लोगों ने एक बार फिर वही अत्याचार किया जो उसके साथ बचपन में बड़े बच्चे किया करते थे। और यही वो पल था जब उसके भीतर सालों से दबा अंधेरा बाहर आने लगता है। अब यहाँ पर सिस्वांतो के सामने एक बड़ा सवाल था, आखिर वो अपना शिकार बनाए किसको? तभी उसके सामने जवाब आया, बेघर, अनाथ बच्चे। ऐसे बच्चे जो इसका विरोध नहीं कर पाएंगे और जिनके पीछे खड़े होने वाला भी शायद ही कोई होगा। अब धीरे धीरे सिस्वांतो छोटे बच्चों को निशाना बनाने लगा। वह सड़कों पर गाना गाकर जो पैसे कमाता, उनसे खाने पीने की चीजें खरीदता और फिर उन्हीं का इस्तेमाल बच्चों का भरोसा जीतने के लिए करता। और एक बार जब कोई बच्चा उसके झांसे में आ जाता तो सिस्वांतो उसका शोषण करता। इसके बाद वह उन्हें खाने पीने की चीजें देकर चुप कराने की कोशिश करता और डराता धमकाता ताकि वे किसी को कुछ न बता सकें। इसी तरह उसने न जाने कितनों को अपना शिकार बनाया, लेकिन इसमें एक बात खास थी, अब तक उसने किसी बच्चे की जान नहीं ली थी, और शायद अगर बात यहीं तक रह जाती तो उसका सच कभी दुनिया के सामने भी नहीं आता। लेकिन 1994 में सब कुछ बदल गया। एक दिन जब वह एक 12 साल के बच्चे के साथ अत्याचार कर रहा था, तभी उसके मन में एक खौफनाक ख्याल आया। उसने सोचा, इंसानी मांस का स्वाद कैसा होता होगा। यही वह पल था जिसने सिस्वांतो को उसकी पहली हत्या की ओर धकेल दिया। अपनी हवस मिटाने के बाद सिस्वांतो पास में पड़े एक हथियार को उठाता है और बड़े बेरहमी से उसकी हत्या कर देता है। इसके बाद उसने शरीर के टुकड़े किए, मांस को चावल के साथ खाया और फिर शरीर से निकले खून को भी पी गया। बाद में जब मीडिया ने उससे पूछा कि इंसानी मांस का स्वाद कैसा था, तो उसका जवाब सिर्फ एक शब्द था, नमकीन। अपने पहले मर्डर के बाद सिस्वांतो कभी नहीं रुका। 1994 से 1996 के बीच उसने एक के बाद एक 8 बेघर बच्चों की जानें ले ली, और पूरे समय वह जकार्ता की सड़कों पर यूं घूमता रहा जैसे उसने कोई अपराध ही न किया हो। सिस्वांतो की कहानी जितनी खौफनाक थी, उससे कम डरावनी पुलिस की जांच भी नहीं थी, क्योंकि लगभग 2 साल तक पुलिस को जो भी लाशें मिली, उनके पास से न तो कोई हथियार मिला, न कोई फिंगरप्रिंट्स मिले, और न ही उनके बॉडी से कोई सीमेन मिला जिसकी मदद से वो हत्यारे तक पहुंच सके। हालांकि कुछ लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने कई हत्या स्थलों के आसपास सिस्वांतो को देखा है, लेकिन उस समय पुलिस ने इस जानकारी को महज एक संयोग समझकर नजरअंदाज कर दिया। फिर जुलाई 1995 में एक और शव बरामद हुआ, और इस बार मामला पहले से भी ज्यादा हैरान करने वाला था। शरीर के अलग अलग हिस्से अलग अलग स्थानों पर पाए गए थे, मानो जैसे कोई हत्यारा शव को आसानी से ले जाने के लिए उसके टुकड़े कर रहा था। जब पुलिस ने शव को देखा तो उन्होंने एक थ्योरी बनाई, हत्यारा कोई अमीर आदमी है जो बच्चों को किडनैप करके उनके साथ अत्याचार कर रहा है, और एक बार जब वह उनसे ऊब जा रहा तब उन्हें बेरहमी से मार दे रहा है।
हालांकि विक्टिम्स के पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में कहीं भी संघर्ष के निशान नहीं मिले थे जो अपहरण की ओर इशारा करते। यही कारण था कि पुलिस ने वो थ्योरी ठुकरा दी और अंत में आखिरी थ्योरी यही बनी कि अगर बच्चों ने विरोध नहीं किया तो हो न हो हत्यारा कोई उनके पहचान का ही होगा, कोई ऐसा जिन पर वे लोग आसानी से भरोसा कर सकते थे। लेकिन सवाल अब भी वही था, आखिर वह शख्स था कौन? इस सवाल का जवाब पुलिस को 5 जुलाई 1996 को मिला, जब उन्हें एक और लाश मिलती है। हर बार तो पुलिस लाश को देखकर हाथ मलते रह जाती थी और उन्हें खूनी के बारे में कुछ पता नहीं चलता था। लेकिन इस बार एक गवाह खुद सामने आया जिसका नाम था बाकुनी। बाकुनी पुलिस को बताता है कि हत्या से पहले उसने उस बच्चे को शिशवांतो के साथ देखा था और हो सकता है उसी ने बच्चे की हत्या की हो। बाकुनी के इस बात ने जांच की दिशा ही बदल दी। अब पुलिस शिशवांतो को ढूंढने के लिए दिन रात एक कर देती है। उन्होंने पूरा शहर छान दिया, गली मोहल्ले देख दिए और आखिरकार 27 जुलाई 1996 को उन्हें शिशवांतो एक ट्रेन में भीख मांगते हुए दिखा। फटे कपड़े, शरीर हड्डियों जैसा और हाथ पैर तो इस हालत में थे कि जब पुलिस ने उसे देखा तो वो खुद सोच में पड़ गई कि कहीं वो लोग गलत आदमी तक तो नहीं पहुंच गए। पुलिस ने शिशवांतो को पकड़ लिया और जब उससे पूछताछ की तो उसने दूसरे अपराधियों जैसे पहेलियां नहीं बुझाई, बल्कि आसानी से अपना जुर्म कबूल कर लिया। इतना ही नहीं, उसने पुलिस को अपना वो खुफिया जगह भी दिखाया जहां वह बच्चों को बहलाकर लाता था और उनके साथ वहां खुलेआम अत्याचार करता था। 21 मई 1997 को शिशवांतो को कोर्ट में पेश किया जाता है, जहां उसे बच्चों के सीरियल किलिंग्स और रेप के चार्जेस में फांसी की सजा सुनाई गई। इसके बाद उसको ईस्ट जकार्ता के जेल में रखा गया। फिर बाद में उसे नुसा कम्बंगान आइलैंड की उच्च सुरक्षा वाले जेल में ट्रांसफर कर दिया गया। लेकिन शिशवांतो का अंत फांसी से नहीं हुआ। मार्च 2007 में जब उसे ऑफिसर्स ने बताया कि उसकी फांसी अब नजदीक है तो यह बात उसकी नींद ही उड़ा दी, जिसके बाद उसको कार्डियक अरेस्ट आता है और वो वहीं दम तोड़ देता है। रोबर्ट गेडेक का केस सिर्फ एक सीरियल किलर की कहानी नहीं है, ये उन बच्चों की भी कहानी है जो बिना किसी पहचान के सड़कों पर ठोकरें खाते फिर रहे थे। रोबर्ट गेडेक के इस केस के बाद इंडोनेशियन गवर्नमेंट ने बच्चों के बर्थ रजिस्ट्रेशन पर जोर देना शुरू किया और बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने की प्रोसेस को पहले से और भी आसान बनाया। आज इंडोनेशिया में कई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और एनजीओज हैं जो सड़कों पर रहने वाले बच्चों को बचाने, उन्हें आश्रय देने और शिक्षित करने का काम कर रही हैं, ताकि 1990 के दशक में जो घटनाएं हुई थीं वे दोबारा न दोहराई जाएं। लेकिन इसके बावजूद भी आज भी ऐसे कई इलाके मौजूद हैं जहां आज भी कई बच्चे अब भी दुनिया की नज़रों से दूर हैं। उनकी पहचान आज भी छिपी हुई है, उनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है और शायद आज भी कोई दरिंदा उन पर नज़र गड़ाए बैठा है। अब जाते जाते एक सवाल आपसे है, रोबर्ट गेडेक के अपराधों के लिए असली जिम्मेदार कौन था? क्या वह खुद, या वे लोग जिन्होंने बचपन में उसके साथ अत्याचार किया, या फिर वह व्यवस्था जिसने हजारों अनाथ बच्चों को बिना किसी पहचान के जीने के लिए छोड़ दिया? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही एनिमेटेड क्राइम वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। हम फिर मिलेंगे किसी और क्राइम स्टोरी के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग द ग्रिजली फाइल्स।